हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया बेसिकली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के अंदर आता है, या इसे लंग डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर को अगर हम फ्रेगमेंट करें या डिवाइड करें दो पार्ट्स में, तो अपर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर और लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो निमोनिया बेसिकली क्या है, लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, और बेसिकली ये क्या कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, कंसोडिलेशन कॉज करता है, लंग पेरेन्काइमल जो होता है, जो लंग्स पेरेन्काइमल होता है उसमें। ठीक है, स्पेशली कहाँ, जो एल्वुलर स्पेस होता है, या आप कह सकते हैं जो एयर सैक होता है, वहाँ पे मेन जो कॉज होगा वो वहीं पे कॉज होगा। ठीक है, यानी निमोनिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन और कंसोडिलेशन होता है लंग पेरेन्काइमल में, जो कि मेनली जो लंग पेरेन्काइमल का जो पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, एल्वुलर स्पेस जो होता है वो इफेक्टेड होता है। ओके, जो इन्फ्लेमेशन तो आपको पता होगा क्या होता है इन्फ्लेमेशन। कंसोडिलेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारी एयर सैक है ना, तो एयर सैक का फंक्शन क्या होता है, एयर को होल्ड करने का। लेकिन कंसोडिलेशन में क्या हो जाता है, जो एयर होती है वो नहीं ट्रैप हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो रिप्लेस हो जाती है किससे, फ्लूइड, पस और ब्लड से। यानी जो हमारी ये एयर सैक है, इसमें आपको पता है कि हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, राइट। गैसेस एक्सचेंज होगा, O2 CO2 एक्सचेंज होता है, और इसी की वजह से ये हमारी एक तरीके से रिस्पायरेटरी यूनिट का एक पार्ट है, और यहाँ पे हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, अब यहाँ पे गैस ना होके, यानी एयर ना होके, यानी हम बोले जो एयर होती है जिसमें हमारा क्या क्या आता है, CO2, और जो हमारा O2 आता है, वो रिप्लेस किससे हो जाता है, टाइप ऑफ फ्लूइड से। अब वो फ्लूइड कैसा भी हो सकता है, ब्लड हो सकता है, पस हो सकता है, या कोई सिक्रीशन हो सकता है। इन सारी चीज़ से जब भी एयर रिप्लेस होगी कहाँ पे, एल्वुलर सैक में, तो उसे कंसोडिलेशन बोलते हैं। ओके, यानी निमोनिया बेसिकली क्या है, निमोनिया एक लोअर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है जिसमें बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, कंसोडिलेशन होता है लंग पेरेन्काइमल का। ओके, मैंने यहाँ नोट डाल के भी देखिए लिखा हुआ है कि एल्वुलर सैक्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गैस एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे जो भी हमारा ऑक्सीजन अंदर आएगा वो हमारा किधर की तरफ चला जाएगा, किधर की तरफ चला जाएगा, हार्ट की तरफ चला जाएगा। और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आ रहा है वो वापस से किधर चला जाएगा, हमारा किसमें, वापस से चला जाएगा हमारी एयर सैक में, और हमारे इन एक्सलेशन के थ्रू वो CO2 बॉडी से बाहर निकल जाएगा। यही तो प्रोसेस होता है गैसेस एक्सचेंज का। ओके, नाउ अब हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होती है निमोनिया की। जो निमोनिया प्रोग्रेस होता है वो कौन कौन से स्टेजेस में प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 स्टेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला स्टेज है जिसे इंगॉर्जमेंट स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो लंग्स होंगे वो स्वेलन हो जाएंगे और फिल्ड हो जाएंगे विद अ लिक्विड। लिक्विड में कौन सा लिक्विड हो सकता है, या तो ब्लड हो सकता है या पस हो सकता है। यानी स्टेज फर्स्ट में क्या होगा, जो लंग्स हैं वो कैसे हो जा रहे हैं, स्वेलन हो जा रहे हैं, उसमें सूजन आ जा रही है। और या फिर क्या हो सकता है, जो फ्लूइड है वो उसमें फिल हो सकता है लंग्स में। अभी हमने देखा ना, फ्लूइड रिप्लेस हो जाता है, एयर से फ्लूइड रिप्लेस हो जाता है, तो मे बी चांसेस है कि वहाँ पे फ्लूइड क्या हो जाए, फिल हो जाए। अब वो फ्लूइड कैसा भी हो सकता है, इधर ब्लड हो सकता है या पस भी हो सकता है, राइट। देन सेकेंड स्टेज क्या है, रेड हेप्टाइजेशन। रेड हेप्टाइजेशन हमारी सेकेंड स्टेज होती है। इसमें जो होता है हमारा लंग्स कैसा हो जाता है, रेड इन कलर हो जाता है, फर्म हो जाता है, सिमिलर टू लिवर हो जाता है। इसलिए इसका नाम हेप्टाइजेशन रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो लंग है वो ग्रेजुअली कैसा होता जा रहा है, लिवर की तरह अपियर होना स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, फर्मनेस आ जाती है, उसमें रेडनेस अपियर होने लगता है। ठीक है, इसलिए रेड हेप्टाइजेशन इसका नाम रखा गया है। देन ग्रे हेप्टाइजेशन। ग्रे हेप्टाइजेशन क्यों रखा गया है, लंग्स धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, ग्रे इन कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, जो लिवर है उसकी तरह वो उसका अपीयरेंस होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका ग्रे हेप्टाइजेशन रखा गया है नाम। और ये रेड और ग्रे हेप्टाइजेशन किस लिए नाम रखा गया, क्योंकि इसका अपीयरेंस धीरे धीरे कैसा हो जा रहा है, वो लिवर की तरह होता जा रहा है। ठीक है,
तो ये हमारी 3 स्टेजेस हो गई। पहले में क्या हो रहा है कि जो हमारा लंग है वो स्वेलन होता जा रहा है, फ्लूइड से फिल होता जा रहा है। दूसरी स्टेज में क्या होगा, रेड हेप्टाइजेशन, रेड और फर्म होता जाएगा। थर्ड स्टेज में ग्रे हेप्टाइजेशन, नॉर्मली नाम से पता चल रहा है ग्रे कलर का हो जाएगा लिवर, सॉरी लंग्स हो जाएगा। धीरे धीरे वो कैसा होने लगेगा, लिवर की तरह अपीयरेंस आने लगेगी उसमें। क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने निमोनिया को। पहला है इटियोलॉजिकल, दूसरा है एनाटॉमिकल। इटियोलॉजिकल का मतलब इटियोलॉजी कॉज के बेसिस पे हमने इसको सेग्रीगेट किया है। दूसरा एनाटॉमी के बेसिस पे, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं लोकेशन के बेसिस पे कि किस जगह पे निमोनिया है, उस बेसिस पे हमने इसको सेग्रीगेट किया है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसका, इटियोलॉजिकल बेसिस पे जो हमने सेग्रीगेट किया उसके बारे में। सो इटियोलॉजी के बेसिस पे हमने पढ़ना है वायरल, बैक्टीरियल, एस्पिरेशन निमोनिया, केमिकल निमोनिया, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है। सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, वायरल निमोनिया के बारे में। ओके। सो वायरल निमोनिया बेसिकली किस में कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है इटियोलॉजी के बेसिस पे निमोनिया का इन्फेंट में, तो हम वायरल निमोनिया को ही मेंशन करेंगे। ओके। सो वायरल निमोनिया सबसे कॉमन कॉज होता है किसमें, बच्चों में, इन्फेंट में सॉरी। और इसमें क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे, या इन्फ्लुएंजा हो सकता है, पैरा इन्फ्लुएंजा हो सकता है, एडिनो वायरस हो सकता है, राइट। देन बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल निमोनिया को हम प्राइमरली एटिपिकल निमोनिया भी कहेंगे, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा क्लैमिडिया निमोनी, राइट। अदर आर द जो अदर वो हमारे जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो सकते हैं, नीमोकोकस, ठीक है, नीमोकोकस या स्टेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस, ये सारे जो अदर में हमें देखने को मिलेंगे, ये सबसे जो है अदर बैक्टीरियल निमोनिया में हमें देखने को मिलेंगे, वो कौन कौन सा होता है, नीमोकोकस होगा, स्टेप्टोकोकस निमोनी होगा, हीमोफिलस होगा, जिसमें से सबसे मोस्ट कॉमन होता है नीमोकोकस। ओके। अभी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, मोस्ट कॉमन मैंने 2-3 बार यूज़ कर लिया है, तो इसमें ध्यान देने वाली है, वायरल निमोनिया सबसे मोस्ट कॉमन होता है, राइट। लेकिन बैक्टीरियल निमोनिया की अगर हम बात करें, तो बैक्टीरियल निमोनिया में अगर किसी बच्चे को बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो रहा है, तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन होगा नीमोकोकस। ठीक है, यहाँ समझ में आया, नीमोकोकस सबसे कॉमनली होगा, जो कॉमनली अफेक्ट करता है, जो बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट करता है। और अदर में स्टेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। अगर बैक्टीरियल निमोनिया हो रहा है तो उसे हम एटिपिकल निमोनिया भी कहेंगे, जो कि माइक्रोप्लाज्मा और क्लैमिडिया निमोनी की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया मतलब कि पेशेंट जो है वो किसी चीज़ को एस्पिरेट कर गया है, कोई फूड अगर पेशेंट ले रहा है या लिक्विड ले रहा है, तो उसको अगर एस्पिरेट कर गया है, या फिर कभी कभी क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक अच्छी नहीं होती है मदर के पास, या ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। मेनली कौन सी मदर्स होती हैं, जिससे जो फर्स्ट टाइम मदर बनी होती हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक के बारे में नहीं पता होता है, या लैक ऑफ एजुकेशन होती है। तो उससे क्या होता है, जो बच्चा है वो मिल्क को एस्पिरेट कर लेता है, क्योंकि उनको बर्पिंग टेक्निक नहीं मालूम होती है। ठीक है। फीड कराने का जो टेक्निक होता है, जो पोजीशन होती है वो नहीं मालूम होती है। तो कब समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो फूड को या फिर जो मिल्क है उसको क्या कर लेता है, एस्पिरेट कर लेता है। तो एस्पिरेट करने की वजह से एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है। यहीं अगर एडल्ट की बात करें, तो एडल्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट जो लंबे समय से वेंटिलेटर पे रहते हैं, जिसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कहते हैं, या फिर जो पेशेंट है वो क्या है, अनकॉन्शियस है बहुत देर से, या पेशेंट को लाइक सीजर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में एस्पिरेशन निमोनिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है। नाउ केमिकल निमोनिया। केमिकल निमोनिया क्या होगा, जैसे किसी ने कोई केमिकल को क्या किया, केमिकल ले लिया, लाइक कैरोसिन वगैरह, उसको इनटेक कर लिया, और वो एस्पिरेट होगा कहाँ पे जाके, हमारे लंग्स में। तो उस कंडीशन को हम केमिकल निमोनिया के अंदर कंसिडर करते हैं। तो केमिकल निमोनिया बेसिकली अगर हम इसको अगर फर्दर क्लासीफाई ना करें, तो ये इसके एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये एस्पिरेट होकर कहाँ जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ना। तो इसको हम डायरेक्टली एस्पिरेशन निमोनिया के अंदर कर सकते हैं, क्यों, लेकिन एस्पिरेशन निमोनिया में फूड और लिक्विड है, इसमें कोई केमिकल कंपाउंड नहीं है, इसलिए इसको हम अलग से क्लासीफाई किया है हमने। ठीक है। अच्छा, नोट
थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, जो भी हम पढ़ रहे हैं पल्मोनरी इन्फ्लामेशन कॉज होगा हमेशा इन्फेक्शन, यानी हमने पढ़ा कि निमोनिया एक तरीके से इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है इन्फ्लामेशन? हमारा लंग्स पैरेन्काइमल में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। सो वो इन्फ्लामेशन जब भी होगा तो वो इन्फेक्शन की वजह से होगा, राइट। लेकिन अगर एस्पिरेशन और केमिकल की वजह से कुछ हो रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं लंग्स के अंदर, तो उसे हम निमोनाइटिस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है। ओके, नाउ अब हम पढ़ लेते हैं एनाटॉमिकल बेसिस पे, ठीक है, यानी लोकेशन के बेसिस पे कि कहाँ कहाँ पे लाइक ये जो डिजीज़ है वो अफेक्ट कर रही है लंग्स के किस पार्ट में। तो सबसे पहले है लोबुलर निमोनिया। लोबुलर निमोनिया का मतलब है वन और मोर लोब्स ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड, यानी एक से ज़्यादा जो लोब्स है, आपने पढ़ा है ना कि लंग्स में लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो अगर लोब्स एक से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं तो उसे लोबुलर निमोनिया कहते हैं। इसमें कोर्से ब्रीथ साउंड, अगर हम एस्कल्टेट करेंगे तो कोर्से ब्रीथ साउंड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देन ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया क्या होता है? इन्वॉल्व स्मॉलर एरिया इन द सेवलर लोब्स, यानी इसमें क्या होगा, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारे लोब्स हैं। तो अब लोब्स में क्या होगा, थोड़ा इधर अफेक्टेड होगा, थोड़ा इधर अफेक्टेड होगा, थोड़ा इधर अफेक्टेड होगा, ठीक है, थोड़ा इस पोर्शन में अफेक्टेड होगा, थोड़ा इस पोर्शन में अफेक्टेड होगा, ऐसे अफेक्टेड थोड़ी थोड़ी जगह पे, यानी आप कह सकते हैं एक जगह पर्टिकुलरली अफेक्टेड नहीं होगा, सेवरल जगह पे स्कैटर्ड फॉर्म में अफेक्टेड होगा, ठीक है, ब्रोंकोनिमोनिया। ठीक, जब भी हम एस्कल्टेट करेंगे तो फाइन क्रिप्टस हमें जो साउंड होगी वो सुनाई देगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल बेसिस पे निमोनिया का क्लासिफिकेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहले हम कफ को देखेंगे कि किस तरीके का कफ का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर वाइटिश स्पूटम प्रोड्यूस हो रहा है तो यानी वायरल निमोनिया है। अगर ब्लड स्टेन अगर आ रहा है तो उसे हम प्राइमरीली एटिपिकल निमोनिया में कंसिडर कर देंगे। प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया किसके अंदर हमने पढ़ा था? याद कीजिए, हमने बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर पढ़ा था, ओके। या थिक प्रुलेंट आ रहा है अगर, तो भी बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर कंसिडर होगा। यानी कफ के बेसिस पे हमने सेग्रीगेट किया कि कॉज क्या हो सकता है, राइट। देन बच्चों में क्या हो सकता है कि लिथार्जीनेस आएगा। क्यों? क्योंकि फीडिंग अगर पुअर होगी बच्चों में तो लिथार्जीनेस आएगा, बच्चा वीक फील करेगा, ठीक है। ये बेसिकली इन्फेंट में ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, ओके। थर्ड क्या होगा? ग्रंटिंग रिस्पायरेशन होगा। अच्छा, ग्रंटिंग रिस्पायरेशन क्या होता है? ग्रंटिंग रिस्पायरेशन बेसिकली एक साउंड का प्रोडक्शन होता है जब भी बच्चा एक्सहेल करेगा, यानी जो पेशेंट है वो जब एक्सहेल करेगा, CO2 रिलीज करेगा, तो एक तरीके का साउंड का प्रोडक्शन होगा जिसे ग्रंटिंग रिस्पायरेशन कहते हैं। और ये बेसिकली इंडिकेट करता है किसको? साइन ऑफ रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को, यानी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। उसके बाद एयर हंगर होगा। एयर हंगर क्यों होगा? क्योंकि हमारे जो एल्वेलाई है, एयर सैक है, वहाँ पे एयर ना होके फ्लूइड एक्यूमुलेट हो चुका है। तो हमारी बॉडी की नीड क्या है? एयर सप्लाई करना। हमारे ये जो हमारा एल्वोलाई होता है, एयर सैक होता है, उसको क्या करता है भाई? गैसियस एक्सचेंज में काम करता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ गैस तो प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ क्या प्रेजेंट हो गया? यहाँ पे भाई फ्लूइड प्रेजेंट हो गया है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ट्रैकी एपनिया होगा। यहाँ पेशेंट जल्दी जल्दी सांसें लेगा। जल्दी जल्दी सांस क्यों लेगा? जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो एक बार रिस्पायरेशन में, जो रिस्पायरेशन की एक साइकिल जाती है, वो अब क्या होगी? यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी भाई? जितना रिस्पायरेशन जाना था वहाँ जितना ऑक्सीजन जाना था वो नहीं हो पा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या फेल हो गया है? यहाँ पे फेल हो गया है फ्लूइड, ठीक। तो उसको सबसाइड करने के लिए हमारी बॉडी कंपनसेट करती है, तो कंपनसेट करती है तो वहाँ पे ट्रेकी एपनिया होता है कि अमाउंट भले ही कम जा रहा है, अमाउंट कम जा रहा है, लेकिन उस कम अमाउंट को हम क्या कर रहे हैं? बार बार भेज रहे हैं, जल्दी जल्दी भेज रहे हैं, ताकि जितना नेसेसरी अमाउंट है वो क्या हो सके? बॉडी में जा सके, जितना O2 कंसंट्रेशन की डिमांड है, जो नीड है, वो फुलफिल हो सके। तो कोई O2 जो है, हमारा ऑक्सीजन है, वो कम जा रहा है, लेकिन जल्दी जल्दी जा रहा है, बार बार जा रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली जा रहा है, इसलिए उस कंडीशन को हम ट्रेकी एपनिया कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीजिंग क्रैकल साउंड सुनाई देगा हमें जब भी हम स्कल्टेट करेंगे।
देन क्योंकि इन्फेक्शन है तो यहाँ पे फीवर हो सकता है, जो कि ऑनसेट या सडन हो सकता है, चिल्स के साथ हो सकता है। ठीक है, जो इनका ऑनसेट होगा वो सडन हो सकता है, कभी फीवर आ सकता है और यहाँ चिल्स भी होगा पेशेंट को। ठीक है, नेज़ल फ्लेयरिंग देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो ये हो गया हमारे क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मैंने सारे कवर अप कर लिए हैं। ओके, नाउ मैनेजमेंट से पहले हम डायग्नोसिस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके, डायग्नोसिस में हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक, ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री कर सकते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को असेस करने के लिए स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट सीटी स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी, ये सारी चीज़ें हम रूल आउट करने के लिए कर सकते हैं निमोनिया को। ओके, आई आई गेस इसमें आप कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं कि क्यों करेंगे, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा ना। मैनेजमेंट हम एक बार देख लें, तो मैनेजमेंट मैंने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है यहाँ पे। सो मैनेजमेंट में पहले तो जो चाइल्ड है उसको कूल मिस्ट टेंट देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई होगी हम ऑक्सीजन टेंट से प्रोवाइड करेंगे बच्चे को। ठीक है, देन चेस्ट फिजियोथेरेपी हम देंगे बच्चे को, चेस्ट फिजियोथेरेपी और पोस्टरल ड्रेनेज भी करेंगे एवरी 4 आवरली। ठीक है, हम क्या करेंगे, पोस्टरल ड्रेनेज भी करेंगे और चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी बच्चा है उसको जो इफेक्टेड साइड है, इफेक्टेड साइड का मतलब है जिस पार्ट में या जिस लोब में आपका निमोनिया अकर हुआ है या फिर ये डिजीज़ अकर हुई है, उस अफेक्टेड साइड में, यानी अगर यूनिलेटरल निमोनिया है तो उस अफेक्टेड साइड की तरफ बच्चे को स्लीप कराएंगे। यानी क्या लिखा मैंने, स्लीप द चाइल्ड ऑन अफेक्टेड साइड इन द सेमी फॉलर पोजिशन। सेमी फॉलर पोजिशन हम बच्चे को देंगे टू स्प्लिंट द चेस्ट, ताकि जो हमारा चेस्ट है या जो अफेक्टेड पार्ट है उसको स्प्लिंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, यानी अगर बच्चे के राइट साइड में प्रॉब्लम है तो राइट साइड में हम बच्चे को पोजीशन देंगे, लेफ़्ट में है तो लेफ़्ट साइड में पोजीशन देंगे। क्यों, ताकि स्प्लिन प्रोवाइड हो। और दूसरा जो इसका एक और जो रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हो सकता है कि जो हमारा जो बाकी दूसरा लंग्स है, यानी ये हमारा मान लो ये वाला पोर्शन अफेक्टेड है। ठीक है, और ये वाला हमारा नॉर्मल है। तो इस पे अगर इस तरफ बच्चा राइट साइड की तरफ पोजीशन लेके अगर बच्चा सोएगा, एक तो इसको स्प्लिन प्रोवाइड होगा, दूसरा ये जो लंग्स है उसमें प्रेशर नहीं प्रोवाइड होगा, मतलब प्रेशर नहीं लगेगा। या अगर हम इसी तरफ सो जाएंगे तो एक तो ये पहले से अफेक्टेड है, उसके बाद ये लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी। इस तरीके से हम अगर इस साइड पे पेशेंट को अगर हम स्लीप कराते हैं, लेटाते हैं बच्चे को, तो ये लंग्स प्रॉपर ब्रीथिंग कर पाएगा, ब्रीथिंग पैटर्न इनिशिएट कर पाएगा। हालांकि इससे बहुत आप कह सकते हैं मैक्सिमाइज इफेक्ट नहीं मिलेगा, बट लिटिल बिट बच्चे को जो होगा रिलीफ मिलेगा इससे। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड जो कहीं थोड़ी बहुत लेस हो रही थी वो इससे फुलफिल हो सकती है। एग्जैक्टली हम ये नहीं बोलेंगे इससे फुलफिल होगी, बट जो ये टेक्निक है उससे थोड़ा बहुत बच्चे को रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, हर कंडीशन में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाईलेटरली होगा तो हम इसको ऐसे इस तरीके से नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम पोस्टल ड्रेनेज करेंगे। कैसे, 4 आवरली करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, रिस्पायरेटरी आइसोलेशन मेंटेन करेंगे। रिस्पायरेटरी आइसोलेशन क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, तो यहाँ से क्या हो सकता है, बच्चे बच्चे से किसी और को भी हो सकता है, प्लस बच्चे को और ज़्यादा इन्फेक्शन भी हो सकता है। क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी अभी कैसे हो गई है, वीक हो गई है, ऑलरेडी बच्चे की बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट है। तो अगर हम आइसोलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो बच्चे की जो इम्यूनिटी वीक है उससे क्या होगा कि अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो बच्चे की बॉडी पर और इजीली अटैक कर पाएगा। ठीक है, देन जितनी भी एंटीबायोटिक्स होंगी वो जो भी प्रिस्क्राइब की जाएंगी डॉक्टर ऑर्डर के थ्रू हम प्रोवाइड कराएंगे। जैसे पेनिसिलिन हो गया, एमॉक्सिसिलिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे बच्चे को अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ठीक है, वायरल निमोनिया जो होता है यूजुअली अपने आप रिजॉल्व हो जाता है ओवर द टाइम, और बॉडी को जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है उसके द्वारा ये अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है। इसमें कोई एज सच ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हम चाहे तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें जो एंटीवायरल होते हैं वो दे के हम उसको क्योर कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपने आप ही क्योर हो जाती है कुछ टाइम पे। जो हमारी बॉडी है वो एक इम्यून सिस्टम बिल्डअप करती है और वायरल निमोनिया से अपने आप ही वो क्योर हो जाता है। ओके।